हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी भारतीय न्याय प्रणाली है वो कितने प्रकार के रिट जारी करती है, उसके कार्य क्या क्या है, रिट के कौन कौन से न्यायालय के पास ये शक्ति है रिट जारी करने की, अगर ये शक्ति है तो वो किस किस रिट में जारी कर सकती है, किस किस रिट को कौन कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है, क्या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। तो न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट के प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, जिसको हम एक प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से किसी को बंदी बनाया जा सकता है और उसको छुड़वाया जा सकता है। इस प्रकार की बातें इसमें हम करेंगे। अगली रिट आती है परमादेश रिट, जिसको हम बोलते हैं मैंडमस। उसके बाद तीसरी होगी प्रतिषेध रिट, फिर होगा उत्प्रेषण रिट, और उसके बाद है अधिकार परीक्षा। यानी कि हम 5 प्रकार के रिट देखेंगे और इन 5 प्रकार के रिटों को हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे भी कि भाई किस प्रकार से रिटें चलती हैं। तो चलिए आइए हम जरूर देखना इनको शुरू करते हैं कि इस प्रकार के रिटों को कौन कौन जारी करता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहली हमारी जो रिट है, रिट से पहले हम जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार की बातें इस रिट में होती है। देखिए, जैसे हमने बात की भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में जब रिट का उल्लेख किया गया तो इसको एक अनुच्छेद के अंदर डाला गया। असल में सही मायने में अनुच्छेद जो 32 है वो रिट के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 32 जो आता है ये हमारे मूल अधिकार में आता है। हमारा जो मूल अधिकार चलता है, इसका जो अगर ग्रुप देखें हम फंडामेंटल राइट का, तो ये चलता है 12 से लेकर के आपका 35 तक। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल चलते हैं। अब ये आर्टिकल है 32, तो 32वां आर्टिकल यानी कि हमारा मूल अधिकार हुआ। वहाँ पर इसका नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका नाम दिया गया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इस रिट को यानी कि इस आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा प्रेम्बल को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, वैसे BR अम्बेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 32 के साथ में एक आर्टिकल और जोड़ा गया जिसका नाम है आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226। जैसे आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है रिट जारी करने की 5 प्रकार की, वैसे ही आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने की शक्ति दी गई, यानी कि उच्च न्यायालयों को भी शक्ति दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 प्रकार के न्यायालय हैं। एक है उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है, और एक है उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो ये 2 प्रकार के रिट है, मतलब 2 प्रकार के कोर्ट है, और कोई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। अब जो रिट है उनके बारे में हम बात कर लें। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। तो ये 5 प्रकार की रिट हो गई। अब हम देखते हैं इन 5 प्रकार के रिटों किस प्रकार से लागू किया जाता है जो हमारे भारतीय समाज के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर। तो देखते हैं एक एक करके इन रिट को। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। देखो, हैबियस कॉर्पस जो शब्द है, ये शब्द की उत्पत्ति होती है इंग्लैंड से। वहाँ पर हैबियस कॉर्पस जो शब्द है उसको कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को साथ शरीर लेकर के आओ, यानी कि उसके देह के साथ में उसको प्रस्तुत किया जाए कोर्ट के समक्ष। अब होता क्या है कि मान लो कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपस में, ठीक है, 2 बंदे हैं, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड। अब मान लो दोनों ने शादी करने की ठानी और किसी कारण से गर्लफ्रेंड जो है उसके घर वाले अगेंस्ट हो गए शादी के। अक्सर यही होता है। और उन्होंने क्या किया, लड़की को उठा करके घर में बंद कर दिया, ना खाना ना पानी कुछ नहीं, उसको बंद कर दिया। अब बॉयफ्रेंड ने जाकर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, रिट डाल दी कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को बंदी बनाया गया है। ठीक, तो भाई सबसे पहले इस केस को सुनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो आपसे राइट छीन लिया गया। सबसे पहले इस केस को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऑर्डर करेगी आप जाओ और इस लड़की को लेकर के आओ। अब इस लड़की को, जो भी लड़की इसके लिए डाली गई रिट, उसको लाने के लिए हर संभव प्रयास कोर्ट की शक्ति के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाएगी। मतलब उसको लाने, इसको खोज के कैसे मिलाएगा, किसी को कूटना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो लाना ही है। जब उसको लेकर के वो आएंगी तो कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा।
जब कोर्ट में साक्ष्य शरीर को प्रस्तुत किया जाएगा तो वहाँ उससे पूछा जाएगा भाई आपको बंदी किसने बनाया। अब मान लो लड़की ने बोला कि मुझे बंदी मेरे घर वालों ने बनाया, तो सिंपल है, रीज़न पूछेंगे भाई किस रीज़न से बंदी बनाया। लड़की ने बोला भाई मैं शादी कर रही थी, इस रीज़न से मेरे को बंदी बना दिया, तो कोर्ट के सामने ही उनकी शादी करा दी जाएगी और उनको तो बोल जाएगा भाई आप जाओ अपना घर बसाओ, और जो परिवार वाले उनको बोलेगा इनको पिंजरे में डाल दो उठा करके, ठीक है। लेकिन अगर लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं अपने मर्जी से अपने घर पर थी, मुझे किसी ने बंदी नहीं बनाया, तो फिर लड़की को बोला जाएगा ठीक है भैया आप घर जा सकते हो, परिवार वालों को भी छोड़ देंगे, लेकिन जिसने रिट डाली है फिर उसकी शामत आ जाएगी कि भैया आपके ऐसा कितना हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो छिन भिन हो गया, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, तो उस लड़के को वार्निंग दी जाएगी। तो यानी कि आप इसमें किसी भी, जरूरी नहीं कि अपने खास व्यक्ति के लिए, समाज के किसी व्यक्ति के बचाव के लिए भी आप रिट दाखिल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए। जैसे आप देखो आगे इसमें ये व्यक्ति आपको फोटो में दिख रहा है कि जेल में है, ठीक। अब जो जेल में व्यक्ति है, जेल में किस कारण से आदमी आता है, जब वो कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ देता है, यानी कि उसे कानूनी प्रावधान के तहत जेल में डाला गया है। अब कोई इंसान जेल में गया और वो बोले मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपने लिए ये रिट दाखिल करवाया, तो ये रिट मान्य नहीं होगी क्योंकि कोर्ट ने उसको जेल में डाला है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, न्यायालय क्या हुआ, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दे सकता है, बशर्ते उसे जिसने बंदी बनाया है वो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा बंदी ना बनाया गया हो, ठीक है। क्योंकि ये रिट जो है वो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो समझ में आ गया आपको ये प्रकार के रिट क्या है, हैबियस कॉर्पस क्या है। अब देखते हैं अगली रिट कौन सी है। अगली रिट आती है मैंडेमस, यानी कि परमादेश। परमादेश क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए ये रिट भी इंग्लैंड से ही है एक प्रकार से। इंग्लैंड में मैंडेमस का मतलब जाना जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है समादेश यानी कि आदेश। देखो शब्द को तोड़ दो, परमादेश लिखा है, यानी कि परम होता है ना, परम परम पूज्य ने हम बोलते हैं, तो उस प्रकार से परम और उसका आदेश, तो परम आदेश। हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम बोलते हैं ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, तो इस प्रकार से क्या वो परम हो गया हमारे लिए। तो ये उनके आदेश की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे लागू होती है, ये उस व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है कि जो अपना काम नहीं कर रहा। सपोज आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, ठीक है, या आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको विभिन्न प्रकार के कार्य करवाने होते हैं और ऑफिसर क्या होता है कभी कभी आपके कार्य नहीं करता, कभी आप किसी एमएलए एमपी के पास गए वो आपके कार्य नहीं करता, या फिर और भी कई प्रकार के प्रावधान हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आपके कार्य नहीं हो रहे और आपके लिए वो कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और वहाँ जाकर इस प्रकार का रिट आप दाखिल कर दोगे, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि भाई आप इनका कार्य क्यों नहीं कर रहे, क्या आप सक्षम नहीं हो कार्य करने में या हो, तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। अगर उनको लगता है कि व्यक्ति सक्षम नहीं है इस कार्य को करने में, तो जो सक्षम व्यक्ति है उसको वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो सक्षम है, जानबूझ के कार्य नहीं कर रहा उसको, तो भी उसको हटाया जाएगा वहाँ से। तो इसमें क्या है कि इसमें एक लिमिट ये होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप परम आदेश की बात कर रहे हैं। अब मान लो हाई कोर्ट जो होता है, ठीक है, हाई कोर्ट इस प्रकार का आदेश, मान लो यूपी का हाई कोर्ट है, अब जो यूपी का हाई कोर्ट किसी अधिकारी को आदेश देगा तो वो यूपी में वैलिड होगा क्योंकि यूपी के हाई कोर्ट ने दिया है। अब उसको आप चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ऐसी जगह तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई स्टेट का हाई कोर्ट ये ऑर्डर करता है, ये प्रकार के रिट और इशू करता है, इस प्रकार के रिट जारी करता है, तो वो उस स्टेट में लागू होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस केस में पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिट जो जारी करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं एक प्रकार से नया उपकरण निरंतर परमादेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट मान लो किसी भी स्टेट के लिए कर रहा है, लेकिन वो पूरे के पूरे भारत पे लागू हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बनाया गया, पूरे भारत का कोर्ट है वो। अब ये ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा, यानी कि वो कानून बन गई और वो ऑटोमेटिकली सभी के सभी भारत के न्यायालयों पर और भारत के नागरिकों पर लागू हो जाएगी और भारत के सभी अधिकारियों पर लागू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब मान लो कभी भविष्य में भी या फिर कहीं और सेम बात का उल्लंघन हो रहा होगा, तो वहाँ पर उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करवाया जा सकता है ऑटोमेटिकली, फिर इसके लिए दोबारा रिट दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो ये था आपका मैंडेमस परमादेश। अगला देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पे एक और बात की, एक प्रकार से टाइम लिमिट भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, कि भाई इस कार्य को करने में इतने दिन में होना चाहिए, इतने दिन लगने चाहिए, और इसके लिए वो उससे सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, एक प्रकार से एक रिटर्न नोटिस दे सकता है, ठीक है, एफिडेविट जमा करवा सकता है।
अब अगला है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। देखो को वारंटो में क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं आपके लोक पद और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों की परीक्षण और वारंटों की रिट के माध्यम जारी की जाती है। यहाँ पे इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो न्यायालय है वो न्यायालय किसी लोक अधिकारी से पूछ सकता है कि वह किसी अधिकार से उक्त कार्य को कर रहा है तथा उस जो कार्य को कर रहा है, मतलब कि कोई मान लो क्लर्क है और वो क्लर्क किसी कलेक्टर का काम कर रहा है, तो वो उससे पूछ सकता है भाई आप जिस काम को कर रहे हो क्या आप इस काम को करने के लिए वैलिड ऑथराइज पर्सन हो। अगर आप नहीं हो, या फिर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी जॉब में घुस जाए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिखा करके, और उसके खिलाफ भी रिट दाखिल की जा सकती है कि भाई ये व्यक्ति है, ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिखा करके सरकारी कार्यालय में आ गया है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाएगी और देखा जाएगा भाई वाकई में इसका डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है कि नहीं है। अगर ऐसा निकलता है तो फिर उसको सजा दी जाएगी, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है इसका मतलब उसके डॉक्यूमेंट जाली हैं और वो गलत तरीके से यहाँ पर आया, यानी कि वो उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उसको रोक दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक, और ऐसे में क्या होता है कि फिर उसको सजा दी जाएगी, सजा का प्रावधान जो बनेगा वो दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति डुप्लीकेट से भी गया है किसी सरकारी संस्था में या फिर किसी प्राइवेट संस्था में भी, या फिर किसी ऐसे पद पर बैठ गया जहाँ पर उसकी योग्यता नहीं है और उसके खिलाफ रिट दाखिल की जाए, तो कोर्ट उस पर भी अपने वर्डिक्ट दे सकता है। अब अगली रिट आती है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। अब एक बात सोचो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रोक देना। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि लोअर कोर्ट जैसा हम देखो लोअर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में और छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, ग्राम न्यायालय होते हैं, तो ऐसे कोर्ट जो होते हैं उसकी बात यहाँ पर की जाती है। इसमें मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई वर्डिक्ट या फिर फैसला जो उस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में ना आता हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को फांसी की सज़ा देनी है या उम्र कैद की सज़ा देनी है या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनानी है, तो ऐसी सजाएं जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दायरे में ही आती हैं। अगर कोई लोअर कोर्ट इस प्रकार की सजा देता है तो उसको रोका जाएगा कि भाई आप रुक जाओ, आप ये सजा नहीं दे सकते, आपके पास ये अधिकार नहीं है, और उस केस को फॉरवर्ड किया जाएगा किसके पास, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, और वही फिर उस पर जजमेंट देंगे। या फिर अगर ऐसा दिखे कि कोई कोर्ट किसी वजह से किसी ऐसे केस में वर्डिक्ट दे रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है और उससे पहले उसको अपने पास बुलाया जा सकता है। इसको अभी आप आगे भी समझेंगे कि किस प्रकार से चीज़ चलती है। तो प्रतिषेध का मतलब सिर्फ इतना है कि उसको रोकने की बात कर रहा है, यानी कि अधिकार क्षेत्र जब कोई कार्य बाहर कर रहा है तो उसको रोकने की वो बात करता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला है उत्प्रेषण, सर्टियोरी। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से प्रतिषेध के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है, इसका मुख्य अंतर क्या होता है कि प्रतिषेध की जो रिट होती है वो तब जारी की जाती है जब निर्णय ना दिया गया हो, यानी कि जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि 10 साल की सजा देने का प्रावधान, फांसी की सजा देने का प्रावधान और उम्र कैद देने का प्रावधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, और लोअर कोर्ट ऐसे केसेस में अपनी वर्डिक्ट देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दिया नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास ले लेगी केस को। लेकिन उत्प्रेषण में क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि जब ऐसा निर्णय जारी कर दिया हो, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की है, सब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस बनाए, अब दिल्ली हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो पूरे दिल्ली में लागू हो जाएगी, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उस गाइडलाइंस के बियॉन्ड जाके अलग जाके और दूसरी गाइडलाइन जारी करता है और उस मान लो किसी केस में 5 साल की सजा होनी है और वो 7 साल की दे देता है, तो वो अमान्य हो जाएगी, यानी कि वो आदेश तो दे चुका है लेकिन फिर भी वो हाई कोर्ट के पास चली जाएगी कि ये आदेश गलत है। और अगर ऐसा ही केस मान लो किसी इंडिया किसी कोने में होता है और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट उस पर पहले आ चुकी है कि इस केस में इतनी सजा होनी चाहिए, तो फिर पूरे ही देश में उतनी ही सजा उस केस के लिए मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहले अधिकार मतलब पहले आदेश दे दिया और फिर उसको रोक करके उसको वापस पलट देना, देखो एक्चुअल में क्या है कि मान लो कि लगे कि भाई 7 साल की जो 5 साल की सजा है वो 5 साल की ना करके 7 साल करनी चाहिए, और ये ऑर्डर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने किए, तो वही अपने जो वर्डिक्ट है उनको रिव्यू कर सकती है। हाई कोर्ट जो है वो भी अपने रिव्यू कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपने खुद के रिव्यू कर सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट इन दोनों काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार चलती है हमारी सारी रिटें, और इस प्रकार से जब कभी भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा कर के अपने मूल अधिकारों को वापस पा सकते हैं और एक अच्छा समाज बनाने में ये हमारी हर तरह से सहायता भी करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है और इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे आज की वीडियो का अंत यहीं पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।